फोर प्ले क्या होता है? फोर प्ले मीन्स फोर प्लेयर। सेक्स इज एवरीथिंग। कॉन्डम यूज किया जाए। परफेक्ट यूज कोई नहीं करता है। क्या पीरियड्स के दौरान सेक्स करने से प्रेग्नेंट हो सकते हैं? रिस्क कभी भी हो सकता है। फेक ऑर्गेज्म। मेरा तो ये है कि क्या आदमी को बोले कि वो सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे, कि बचपन की गलतियां ना दोहराए। एक लेवल पे आदमी आके खुद रुक जाएगा। कभी लव गुरु बनी है? लव गुरु नहीं है, ये सेक्स गुरु है। सेक्स करते हैं वो पेनफुल होना चाहिए। द वुमन इज नॉट टर्न्ड ऑन इनफ। दरवाजा खुला नहीं है, उसमें जबरदस्ती घुस जाओगे तो चोट तो लगेगी ना। क्यूट्रस कहाँ से आया? क्यूट प्लस यूट्रस इज क्यूट्रस। आपके घर वालों ने आपको नहीं बोला कि ये सब क्या कर रही है? बोथ माय पेरेंट्स आर डॉक्टर्स, तो उससे भी काफी फर्क पड़ता है। मेरे अपने शरीर से प्यार करना सिखाते हैं। सेक्सुअल हेल्थ गुरु। सो हेल्थ के ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिस पर हम सब बहुत नॉर्मली बात कर लेते हैं, लेकिन लड़के लड़कियों की कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती है, कुछ ऐसी सेंसिटिव और प्राइवेट बातें होती है जो लोग नहीं करते। उन्हें टैबू मान लिया जाता है और अक्सर अगर हम कर लेते हैं तो हमें जज भी कर लिया जाता है। लेकिन इन मुद्दों पर डॉक्टर एक सेलिब्रिटी है, वो बहुत खुलकर बात करती है और राय भी रखती है, और ये डॉक्टर सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। उनकी अपनी एक फ़ैन फॉलोइंग है और ये डॉक्टर कोई और नहीं, डॉक्टर क्यूट्रस है और इनका असली नाम तनया है। सो वेरी वेलकम टू न्यूज़ 24। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। पर अब क्वेश्चंस मैं करूँगी, लेकिन क्योंकि मैं यहाँ पे मेरे साथ बहुत सारे फ्रेंड्स हैं और मैं पहले आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगी, लाइक तनीषा, सुधांशु, अदिति, अपूर्व, गरिमा एंड विभु भोला। सो ये सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जिनके पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके लिए। तो हम आपके लिए रेडी है। बट उससे पहले मैं आपसे सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछूंगी कि ये क्यूट्रस कहाँ से आया, मतलब ये इन्वेंट आपने कहाँ से किया, इसकी स्टोरी क्या है? ये क्यूट ज्यादा है इसलिए क्यूटरस है। इज इट ट्रू? ऐसा है कि यूट्रस जनरली, यूट्रस के बारे में हम लोग कभी ऐसे पॉजिटिवली नहीं सुनते हैं कि यूट्रस को डिटॉक्स करना चाहिए, यूट्रस में गंदगी हो गई है, ये सब बकवास बातें सुनते हैं। बट इफ़ यू थिंक अबाउट इट, यूट्रस हमारा पहला घर है। हम सब का, दुनिया में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसका घर पहला यूट्रस ना रहा हो। एंड यू नो वी ऑलवेज हैव वेरी फॉन्ड मेमोरीज ऑफ आवर फर्स्ट हाउस। पहला घर, पुराना घर, प्यारा घर। तो मैंने सोचा यूट्रस को थोड़ी रीब्रांडिंग की जरूरत है, तो क्यूट प्लस यूट्रस इज क्यूटस। ओके, मेरा क्वेश्चन जो है वो लगभग हर एक लड़के को ये क्वेश्चन होगा कि एक्सेसिव मास्टरबेशन है। मतलब हम लोग कई बार एड्स देखते हैं कि बचपन की गलतियां ना दें, तो वो बचपन की जो गलतियां होती हैं कि मतलब एक्सेसिव मास्टरबेशन जो हम करते हैं, तो क्या वो फ्यूचर में हमारे जो पीनस है उसके लिए कुछ अफेक्ट कर सकती है, या फिर उसके लिए इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी हो सकता है उससे? क्या ये चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होती हैं? तो पहली चीज़, एक मैंने बहुत बढ़िया किसी और को बोलते हुए सुना था, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। एक्सेसिव मास्टरबेशन होता क्या है? एक लेवल पे आदमी आके खुद रुक जाएगा। कैन यू स्विम टू मच? कैन यू डांस टू मच? आप खुद रुक जाएंगे। तो पहली चीज़ मास्टरबेशन में ये होता है। एक चीज़ जो हम मेडिसिन में जैसे रिकग्नाइज करते हैं उसे कहते हैं कंपल्सिव मास्टरबेशन। उसमें कुछ भी, खाली बैठे हैं मास्टरबेट कर लिया, कहीं जाना नहीं है मास्टरबेट कर लिया, क्लास अवॉइड करनी है मास्टरबेट कर लिया, कॉल खत्म हो गई मास्टरबेट कर लिया। तो कंपल्सिव हैबिट्स हो जाती हैं। ये इससे रुकना है, बिकॉज मास्टरबेशन एडिक्शन नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती है मेडिसिन में। काफ़ी सारे आपने ऐसे फर्जी एड्स देखे होंगे कि इनसे ये सब दिक्कतें हो जाती हैं। देयर इज़ नो साइंस टू बैक दिस अप, बट कंपल्सिव मास्टरबेशन ऑब्वियसली एक प्रॉब्लम बन सकती है। अगर ऐसा हो रहा है, आपको लग रहा, अगर आपके असेसमेंट में आपको लग रहा है कि ये ज़्यादा है मेरे लिए, पर्सनल असेसमेंट, किसी और की बात बिना सुने, देन यू स्पीक टू समबडी, यू स्पीक टू अ स्पेशलिस्ट जो आपको हेल्प कर सके। बट मास्टरबेशन से शरीर में प्रोटीन नहीं कम होता है, जिम के गेन्स ख़राब नहीं होते हैं, बाल नहीं झड़ते हैं, और क्या होता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन नहीं होता है, प्रीमेच्योर एजैकुलेशन नहीं होता है। इट्स द सेफेस्ट फॉर्म ऑफ हैविंग सेक्स। ना STI का झंझट, ना अनवांटेड प्रेगनेंसी का झंझट, ना पार्टनर की दिक्कत। ओके, जैसे ऐसे टॉपिक्स पे वो भी स्पेशली अगर लड़की कोई बात करे तो उनको बहुत जज करते हैं, स्पेशली घर वाले आपको बहुत क्वेश्चंस करने लगते हैं। तो आपके घर वालों ने आपको नहीं बोला कि ये सब क्या कर रही है, इतनी अच्छी पढ़ाई की, ऑक्सफोर्ड गई और ये सब क्या करने लगी? माई पेरेंट्स आर वेरी हैप्पी। मतलब वो तो खुश हैं कि कम से कम उन्हें इस बात से बहुत खुशी होती है कि घर में ऐसा एटमोसफियर था कि मुझे कभी हिचकिचाहट नहीं हुई, ना उनसे बात करने में, ना किसी और से बात करने में। तो पॉजिटिव एनवायरनमेंट है। बोथ माई पेरेंट्स आर डॉक्टर्स, तो उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। क्योंकि वो लोग भी बहुत चिल्ड आउट है इन सब मामलों में लेके। इनफैक्ट मैं क्लास 8 में थी जब, तो मेरे पापा ने मुझे एक DVD दी थी, ये प्यूबर्टी में क्या होता है आपके साथ, और उसमें सब कुछ आंसर था। तो उससे ये हो गया कि मुझे सवाल पूछने में हिचकिचाहट नहीं हुई,
और आधे से ज़्यादा सवाल उस डीवीडी में आंसर्ड ही थे। तो फिर उससे एक थोड़ा डायलॉग सेट हो गया कि अगर कोई इशू है तो मैं पापा से या मम्मी से जाके पूछ सकती हूँ। जनरली लोगों के घरों में ऐसा नहीं होता है। सो आई थिंक हमारे घर में माहौल थोड़ा चिल है, इससे चल जाता है। ओके 70% औरतें एक रिसर्च के अकॉर्डिंग वो फेक ऑर्गेजम करती है। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? ये इसका रीजन क्या हो सकता है? मतलब व्हाई डू दे डू इट? हमारी ये इसका मेरा तो ये है कि क्या आप इसको आदमी को बोले कि वो सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे, या फिर प्रॉब्लम इसकी सेक्स एजुकेशन नहीं है? द प्रॉब्लम इज सेक्स एजुकेशन नहीं है, गलत है। बैड सेक्स इज नेवर अ फॉल्ट। अगर हमें कुछ सिखाया नहीं गया, अगर आपको नदी में छोड़ दिया और बोला मस्त जगह चप्पू चलाओ बोट चलाओ, आपको नहीं चलाना आता तो आप ये तो नहीं बोलेंगे ना कि वो गधा है उसको बोट चलानी नहीं आती है, उसने सीखा ही नहीं है तो नहीं चलाएगा। तो इट्स नेवर एनीबॉडीज फॉल्ट। और हमारे यहाँ कश्ती चलाने में सही आदमी से संपर्क, मतलब ये कहा जाता है जो जिसको ना कश्ती चलानी आती है। ये बहुत रियल क्वेश्चंस है, यू कैन सी दैट, ये बहुत रियल क्वेश्चंस है कि नो जिसको बनावटी कश्ती चलानी नहीं आती है, तैरना नहीं आता तो डूब जाएगा, कहीं ना कहीं छेद हो ही जाएगा बोट में इतने पानी। लेकिन अब वो कम्युनिकेशन इज द मेन प्रॉब्लम आई गेस, क्योंकि बोल भी नहीं पाते। कम्युनिकेशन भी और एजुकेशन भी। हमारे यहाँ एटमॉस्फेयर इतना हवा का बना दिया ना, सेक्स दो ही तरह से डिस्कस होता है, या तो एकदम हो करके या हंस के। नॉर्मल कॉन्वर्सेशन है ही नहीं है। या तो अगर आप किसी चीज को इस तरह से मतलब उसकी इज्जत उतार देंगे तो क्या होगा, कोई इसको सीरियसली नहीं लेगा। एंड अनफॉर्चुनेटली दैट्स व्हाट हैपेंस विद सेक्स एजुकेशन। सो एक और सवाल कि आपने बेसिकली पढ़ाई किस चीज़ की है? मतलब आपने, क्योंकि गायनोकोलॉजिस्ट आप नहीं है, तो मतलब आपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर में पढ़ाई की, मतलब थोड़ा सा डिटेल में बताइए कि आपने क्या ऐसी पढ़ाई की है, स्टडी? सो आई डिड MBBS मैंने हिंदुस्तान में पढ़ा मेरठ से, और मुझे MBBS करके बहुत मज़ा आया। मैंने कहा अब यही करना है मुझे लाइफ टाइम। और मेरे मम्मी पापा दोनों फर्टिलिटी डॉक्टर्स हैं, तो मेरा इच्छा हमेशा थी फर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी और बांझपन के सिर्फ सोल्यूशंस के डायरेक्शन में जाने के लिए। तो मैंने अपना मास्टर्स किया ऑक्सफोर्ड से, वहाँ पे मैंने पढ़ा क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजी। तो बाय ट्रेनिंग आई एम एन एम्ब्रियोलॉजिस्ट। उसमें हम लोग करते हैं जैसे IVF, इस टाइप के जो प्रोसीजर्स होते हैं, स्पर्म फ्रीजिंग, IVF, IUI, एग फ्रीजिंग, ये सारे प्रोसीजर्स की मैं टेक्निकल और मेडिकल एस्पेक्ट सीख के आई। सो आई रियली एंजॉयड इट। बट मैंने ये ज़रूर सीखा वहाँ जाके कि बहुत सारे इनफर्टिलिटी या फर्टिलिटी के इश्यूज़ के जो अंडरलाइन रीज़न होता है, जो बैकग्राउंड होता है, बहुत प्रिवेंटेबल होता है। अगर हम लोग को थोड़ा सा भी बेटर सेक्स एजुकेशन मिले, थोड़ा सा भी बेटर सेक्सुअल हेल्थ के लिए एक्सेस मिले, तो बहुत सारे लोग बांझपन से स्ट्रगल ही नहीं करेंगे। तो प्रॉब्लम पहुंचने के सोल्यूशन तक हम क्यों पढ़ाई करें, हम पहले ही उसको सॉल्व कर देते हैं। एंड दैट्स हाउ आई गॉट इनटू दिस। सेक्स एजुकेशन की बात आई है तो मैं इसीलिए ये क्वेश्चन बीच में ही करूँगी। इन्होंने बोला कि नाव चलाने नहीं आती एंड ऑल, तो क्या आपको ये चीज़ लगती है कि इंडिया में, क्योंकि बाहर का तो हम जानते हैं दे हैव ओपन काइंड ऑफ लाइक टॉकिंग एंड ऑल, दे डोंट। चलो ठीक है, मैं अभी इंडिया की बात करूँगी क्योंकि मैं इंडियन हूँ। सो यहाँ का जो एजुकेशनल सिस्टम है, उनको क्या सेक्स एजुकेशन देनी चाहिए? क्योंकि अभी टीनेजर्स ऐसी बहुत गलतियाँ करते हैं। अब मतलब सबका अपना है, एज यू नो, मैं ज़्यादा इलाबरेट नहीं करूँगी। सो आपको क्या लगता है कि जो एजुकेशन सिस्टम है उनको अपने सिलेबस में सेक्स एजुकेशन डालना चाहिए? इसका आंसर मैं एक दूसरे थ्योरी से करूँगी कि जैसे एक डच मॉडल ऑफ एजुकेशन है, उसमें ये लोग क्या करते हैं कि जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं उनमें ये यंग एज से ना लव और रिलेशनशिप्स के कॉन्सेप्ट्स बताना शुरू कर देते हैं। 4 साल की उम्र पे उनको बताया जाता है 2 people कैन बी इन लव। अब वो ही नहीं बोलेंगे कि वो आदमी औरत, आदमी आदमी, औरत और ऐसा कुछ नहीं। इट विल जस्ट बी 2 people कैन बी इन लव। और जब वो लव करते हैं तो फैमिली बनाते हैं तो तुम बच्चे होते हो, और समटाइम्स सिंगल पेरेंट्स डू इट, ऐसे करके उनको इस तरह से इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो एज अप्रोप्रिएट सेक्स एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब वो थोड़े और बड़े होते हैं तो उनको बताया जाता है कि आपकी बॉडी में बड़े होकर चेंजेस आते हैं, इन चेंजेस से बाद में आप इस कैपेसिटी में पहुंच जाते हैं कि आपका आगे बच्चा हो सके। फिर वो और बड़े होते हैं तो उनको बेसिक मेंस्ट्रुअल एजुकेशन दी जाती है, जहाँ उनको पता चलता है जेनिटल्स के बारे में डिटेल में। तो एज वाइज ना हमारे यहाँ गड़बड़ क्या होती है कि हम उसको एक इवेंट बना देते हैं। आज हमारे यहाँ सेक्स एजुकेशन की बात होगी, आई विल हैव द टॉक टुडे, जिसको हम कहते हैं। तो उसकी वजह से इतना अंदर से हेजिटेशन और
प्रेशर बन जाता है इस टॉपिक पे। इंस्टेड अगर हम इसको, जैसे हम सीधे स्कूल में जाके पहली क्लास हम ये नहीं लेते हैं जिसमें हमें अरिथमेटिक से अलजेब्रा से ट्रिग्नोमेट्री एक बार सिखा दी जाती है। हम छोटे होते हैं तो हमें प्लस माइनस सिखाया जाता है, बड़े होते हैं तो थोड़ी एडवांस अरिथमेटिक सीखते हैं, फिर थोड़ी अलजेब्रा सीखते हैं, फिर थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री सीखते हैं, फिर अगर मैथ्स ली है तो कैलकुलस सिखाते हैं। द सेम वे वी कैन मेक अ ग्रेजुएटिंग सिलेबस, और एब्सोल्युटली बहुत ज़रूरी है स्पेशली हमारे देश में जहाँ पे इतना टैबू है इसके अराउंड, तो इंटीग्रेट तो कर सकते हैं। आपने जो ये इन्फ्लुएंसर आप बनी है, क्योंकि आपके आई गेस 1 मिलियन से भी ज़्यादा फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे, तो सॉरी हाँ, तो फिर आप ये कैसे बनी, मतलब कहाँ से आइडिया आपको आया कि वीडियोस बनाते हैं, ऐसे टॉपिक्स पे बात करते हैं? क्योंकि मैंने देखा है और वो सारे रील्स बहुत सिंपल लैंग्वेज में, बहुत फनी और बहुत आप पूरा प्रैक्टिकल करके समझाती है, और फिर जो आप क्या कमेंट सेक्शंस देखती हैं? तो एक्चुअली लार्जली मैंने देखा है कि जनरली लोग पॉजिटिव रहते हैं, 99% पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है। वो 1% जो आता है गड़बड़, ठीक है आ रहा है क्या करें, बट मुझे लगता है कि अगर एक मेरी रील से किसी की भी हेल्प हो जा रही है तो इट्स अ वेरी सेटिस्फाइंग फीलिंग एज अ डॉक्टर एट द एंड ऑफ द डे कि आपने किसी को कुछ समझाया और उनको अच्छे से समझ में आया और वो अपनी लाइफ में उसको यूज़ कर पाए बेसिकली। तो टैकलिंग इज़ नॉट दैट मच ऑफ एन इशू। इंडिया, मैं जब मुझे यूके में मेडिसिन का सिस्टम बहुत पसंद आया, तो मैंने वहाँ के लाइसेंसिंग एग्ज़ाम्स दिए ताकि मैं वहाँ भी प्रैक्टिस कर सकूँ। तो 1 साल था मेरी लाइफ में जिसमें मैं 3 महीना इंग्लैंड रहती थी, 3 महीना इंडिया रहती थी, फिर 3 महीना इंग्लैंड रहती थी, फिर 3 महीना इंडिया रहती थी, एग्ज़ाम देती रहती थी पूरे समय। तो उस समय मैं इंडिया आई हुई थी और घर पे रखा हुआ था एक यूट्रस का मॉडल। मेरी मम्मी गायनेकोलॉजिस्ट है तो ये मेरे घर में नॉर्मल बात है। तो रखा हुआ था और मैंने सोचा कि वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे था, तो मैंने सोचा कि मेंस्ट्रुअल कप मैं यूज़ करती हूँ। मुझसे बहुत लोग पूछते भी हैं ये कैसे चलता है, इंडिया में उस समय इतने मिलते नहीं थे, 2019 की बात है। तो मैंने अपने पर्सनल इंस्टाग्राम अकाउंट पे कुछ ऐसे स्टोरीज डाल दी समझाते हुए कि ये भाई तुम लोग पूछते रहते हो, ये मेंस्ट्रुअल कप है, ये ऐसे यूज़ होता है। मेरे दोस्तों को बहुत पसंद आया, उन्होंने मुझे इनकरेज किया कि मैं अपना एक डेडिकेटेड अकाउंट बनाऊँ इसके लिए। ओके तो ऐसे डॉक्टर की यूट्रस का जन्म हुआ। बहुत ही ड्रामेटिक करना है तो ओके। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे गर्ल्स का वर्जिनिटी लूज हो गई है ये पता चल जाता है सेक्स पार्टनर को, ठीक है, बट लड़कों का भी क्या पता चल सकता है कि वो वर्जिन है या फिर नहीं है? But that I guess they should know कि virginity क्या है, कि क्या है वो आई विल virginity। गेट इनटू दैट लेटर। मैं पहले बेसिक फिजिक्स इसकी समझा देती हूँ। वो ये है कि 2/3 women don't bleed when they have sex for the first time. तो इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू गोइंग टू ब्लीड। और हम अभी तक जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि हिस्टोरिकली हमें पता ही नहीं था कि औरतों को प्लेजर कैसे करना है। तो अक्सर ये होता था कि जो हाइमेन फटता था उसको फटना नहीं चाहिए। हाइमेन एक ढक्कन नहीं होता है, हाइमेन एक छन्नी होता है। क्योंकि अगर वो ढक्कन होता तो पीरियड ब्लड कैसे बाहर निकलता? पीरियड ब्लड भरता रहता है। एंड ये एक्चुअली मेडिकल कंडीशन होती है जिसमें हाइमन ढक्कन जैसा होता है और हमें एक्चुअली जाके इंसिजन करना पड़ता है उनके हाइमन में ताकि ब्लड बाहर निकल आए। क्योंकि 13 साल की बच्चे आती हैं, बहुत अब्डोमिनल पेन, और जब उनका एग्जामिनेशन करो तो देखो हाइमन एकदम बंद है। तो ये एक बहुत बड़ा हमारे दिमाग में भ्रम है कि हाइमन एक सील होती है। वो बिल्कुल सील नहीं होती है, उसमें बड़े बड़े छेद होते हैं ऑलरेडी। और ये छेद जो हैं, जब हम सेक्सुअली अराउज्ड होते हैं तो वजाइना नॉर्मली बंद रहता है। वजाइना की वॉल्स ऐसे, कभी भी किसी मेडिकल टेक्स्ट बुक में देखना तो वजाइना की वॉल्स को एच शेप में दिखती हैं क्योंकि वो बंद रहती हैं आपस में। जब आप सेक्सुअली अराउज्ड होते हो तो वही वॉल्स ओपन हो जाती हैं इस तरह से। जैसे पीनस में इरेक्शन बाहर की तरफ होता है वैसे वजाइना में अंदर की तरफ इरेक्शन होता है, ऐसे समझ लो। वजाइना लंबी होती है, चौड़ी हो जाती है, स्पेस बनाती है वहाँ पे ताकि पीनस आ सके। तो जब ये एक्सपैंड कर रहा है और हाइमन को आप ऐसे समझ लो कि एक रबर बैंड बना हुआ है, इसके चारों ओर छेद है उसमें ऑलरेडी। तो अभी तो ये रबर बैंड बंद है, इसमें अभी आप कुछ डालो तो रबर बैंड फटेगा। अभी इसको आप रबर बैंड भी एक्सपैंड कर जाएगा वजाइना के साथ साथ। तो इफ़ द पर्सन इज एडिक्वेटली अराउज्ड, अगर वो अच्छे से टर्न्ड ऑन है तो ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए। मेरी वर्जिनिटी से सवाल है क्योंकि हाइमेनोप्लास्टी बहुत पॉपुलर है, लोग कराते हैं। तो हाइमेन सर्जरी जो होती है बेसिकली, तो चलो ठीक है कुछ लोग करा रहे हैं क्योंकि उनको कुछ मेडिकल कंडीशंस भी होती होंगी, लेकिन ऐसे भी लोग हैं हमारे इंडिया में जो लाइक शादी से पहले अपनी बेटी को ले गए, होते हैं ऐसे। और इवन डॉक्टर्स भी कहते हैं कि उनके पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं, कुछ कम्युनिटीज से आते हैं, कुछ स्पेशल ऐसे लोग आते हैं जो शादी से ठीक पहले आते हैं। तो मतलब आप इसको किस नज़र से देखती है, मतलब क्या आप सपोर्ट करती है फिर ऐसी सर्जरी को? मतलब
अगर कोई मेरे पास इस सर्जरी के लिए आएगा तो मैं बैठा के उनको समझाऊंगी। मेरा ओपिनियन इस पे बहुत हाल में बदला है। मैंने 4 साल पहले अपना अकाउंट शुरू किया था, पिछले 2 साल में मेरा ओपिनियन बदला है, क्योंकि मैं कुछ ऐसे पेशेंट से मिली जिनके लिए हाइमन होना ना होना ज़िंदगी और मौत का सवाल था। एग्जैक्टली। तो इससे पहले मुझे लगता था कि ये गलत बात है, किसी को नहीं करना चाहिए, जो हॉस्पिटल्स ये ऑफर करते हैं उनको बैन कर देना चाहिए। मैं कभी ऑफर नहीं करूँगी, ना मैं किसी अस्पताल में ऐसे काम करूँगी जो ये ऑफर करे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इस बात को भूल जाऊँ कि जेन्युइनली आज भी लोगों की ऑनर किलिंग होती है, लोगों का फिजिकल असॉल्ट, हरासमेंट, डेथ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि सिर्फ डिवोर्स जो कि सिर्फ और सिर्फ उनके हाइमन होने ना होने पर डिपेंड करता है। तो लोगों के बिहाफ पे मैं डिसीजन नहीं ले सकती। मेरे पास अगर कोई आता है तो मैं उनको समझाती हूँ, अगर वो समझ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात, अगर उन्हें नहीं समझना है तो 50 क्लिनिकें जो ये ऑफर करेंगी तो वो मेरे हाथ में नहीं है। तो इसके रीजंस क्या, मतलब सिर्फ यही रीजंस होते हैं या फिर मेडिकल रीजंस भी कुछ होता है हाइमेनोप्लास्टी या फिर हाइमन सर्जरी का? मतलब कोई ऐसा रीजन हो कि जिसमें कराना बनता है कि ये मेडिकल कंडीशन है और करा लेना चाहिए, या फिर इसके रीजंस यही है कि मिसकंसेप्शन जो हमारे दिमाग में है उसी की वजह से कराते हैं? तो हाइमन बहुत थिक हो सकता है, जिसमें, या हाइमन में बिल्कुल छेद नहीं हो सकता है जिसमें वो ब्लड नहीं निकल पा रहा है, या हाइमन है और उसके बीच में एक बैंड बना हुआ है। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो किसी भी मेडिकल प्रोसीजर को ऐसे आप मना नहीं कर सकते, बट सोसाइटल रीज़न के लिए कोई मेडिकल प्रोसीजर कराना इन्वेसिव मुझे doesn't sit well with me। और क्या बोलूं? Suppose I have a partner, ठीक है, I trust him कि he doesn't have multiple sex partners और उसको STI नहीं है, और he also trust me कि मुझे भी STI नहीं है, बट फिर भी क्या कॉन्डम यूज़ करना बहुत नेसेसरी है? अगर हम नहीं यूज़ करते तो फिर भी क्या STI होने का खतरा है? मैं कमरे में बैठ के आपको बता रही हूँ, मैं चोर नहीं हूँ। आप मुझे 5 साल से जानते हो, मैं आपको बता रही हूँ मैं चोर नहीं हूँ, और आप मुझे बता रहे हो आप चोर नहीं हो। मैंने गायब कर ली आपकी घड़ी, बताओ आपको कैसे पता? So first thing, don't trust the word. Okay. I'm not trying to say don't trust your partner, but don't trust anybody as far as STIs go, क्योंकि बहुत important बात है। बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट बात एक है जो पहचानने की, वो ये है कि मोस्ट STIs, ज़्यादातर STIs के कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। तो आपको पता भी नहीं चलेगा, आप 50 साल से मस्त लेके घूम रहे हो अपने अंदर, और फिर कोई दिक्कत आई तब आप डॉक्टर के पास गए और आपने देखा कि 20 साल से ये STI आपके शरीर में अंदर कॉन्डम यूज किया जाए स्टिल STI हो सकता है। परफेक्ट यूज कोई नहीं करता है, बट परफेक्ट यूज के साथ से कॉन्डम, कुछ STIs होती हैं। परफेक्ट यूज मतलब कॉन्डम पूरे ड्यूरेशन ऑफ द एक्ट पे रहा है, आपने कॉन्डम चेक किया, एक्सपायर तो नहीं हुआ है, डबल कॉन्डम तो नहीं यूज किए हैं, कोई भी वजाइनल या सीमन फ्लूइड से कोई भी टच नहीं हुआ है, ऐसा होता नहीं है। इन द रियल वर्ल्ड परफेक्ट यूज इज नॉट पॉसिबल। और दूसरी बात, कुछ STIs ऐसे भी होते हैं जो प्लेन टच से फैल जाते हैं। अगर आपने किसी को फिंगर कर दिया तो उसमें आप, अब फिंगर पे तो कॉन्डम मतलब लगाने को लगा सकते हैं, बट फिंगर पे तो कोई कॉन्डम नहीं लगा रहा है, ऐसे HPV फैल गया। फिंगर पे तो मतलब इश्यूज ही लाइक ओरल सेक्स काइंड ऑफ, ओरल सेक्स में बैरियर्स लगा सकते हैं। तो द फर्स्ट थिंग टू रिमेंबर इज, हमेशा आप एक STI का टेस्ट करा लीजिए, बहुत सिंपल एक टेस्ट होता है, उस टेस्ट के बाद आपका क्लियर हो जाएगा, फिर आंख बंद करके भरोसा करो, उसको जो बोलना है बोले। बट आइडियल सिचुएशन अगर हम देखें और दोनों पार्टनर्स हेल्दी हैं, उनको इन्फेक्शन नहीं है, तो भी क्या ऐसा हो सकता है कि मतलब दोनों ने करा लिया STI वाला अपना टेस्ट और दोनों फ्री है, फिर तो फिर उनको STI हो सकता है आगे, मतलब किसी भी हो सकते हैं, खुद से वो बीमारी हो सकती है क्या? इसको अगर आप ऐसे समझो कि कोविड के टाइम पे आप चाहे जितना परफेक्टली मास्क लगा लो, जितना सैनिटाइज कर लो, कभी ना कभी हो जाता है, पकड़ लेते हैं कहीं से। STIs भी बहुत सारी ऐसे होती हैं, आपने सारे प्रोटेक्शंस ले लिए, आपने HIV इन्फेक्टेड ब्लड अपना चढ़वा लिया, या टैटू नीडल आपकी हेपेटाइटिस बी इंजेक्टेड है, तो देयर इज नॉट जस्ट वन प्रिकॉशन यू हैव टू टेक। बट जनरली इतने हम टैटूज नहीं कराते हैं जितने हम सेक्सुअल पार्टनर्स बदलते हैं। तो इट्स अ सेफर आइडिया कि आप एवरी टाइम आपका नया पार्टनर आ रहा है लाइफ में, आप और आपका पार्टनर दोनों एक STI स्क्रीनिंग करा लें। एक सिंपल एक टेस्ट कराने में कितना पैसा लगेगा, कितना टाइम लगेगा, कराओ, छुट्टी रहे, उसके बाद कॉन्डम पकड़ा जाएगा। अभी आपने जिक्र किया था डबल कॉन्डम का, कई लोग ये करते हैं कि भाई डबल कॉन्डम होएगा, डबल सेफ्टी हो जाएगी, तो क्या यूज करना चाहिए डबल कॉन्डम? बिल्कुल भी नहीं, डबल सेफ्टी नहीं, आधी सेफ्टी होती है, बिकॉज अक्सर कॉन्डम उतर जाता है, फट जाता है, पता नहीं चलता है, फिट सही नहीं आता है। तो परफेक्ट यूज इज
नॉट परफेक्ट यूज, बेसिक यूज इज एक कॉन्डम, एक्सपायरी चेक कर लीजिए, अपने वॉलेट में कॉन्डम मत रख के घूमिए बिकॉज फ्रिक्शन से वो फट जाते हैं। ये सबकी आदत है, तुम्हें पहले इसीलिए बता दे रही हूँ। सुधांशु को आपको अब तक कोई स्ट्रेंज सवाल जो आपको अब तक याद है कि ये सवाल क्या पूछ लिया, और मतलब मोस्टली लोग आपसे क्या पूछते जो आपसे क्वेश्चन करते होंगे, वो बताइए कुछ जनरली तो सारे सवाल जो होते हैं वो बॉडी इमेज को लेके ज़्यादातर हैं। बॉडी इमेज और मैस्टरबेशन को लेकर बहुत सवाल है लोगों के दिमाग में कि मेरे ब्रेस्ट सैग कर रहे हैं, मेरे इनर थाइज में पिगमेंटेशन है, मेरे पेनिस का साइज़ ठीक है कि नहीं, इसको मैं कैसे बड़ा करूं। तो अनफॉर्चुनेटली हमारी मार्केटिंग इंडस्ट्री ऐसी है कि लोगों को ये लगता है कि उनके शरीर ठीक नहीं है इन वट एवर वे, उनको कमी फील कराई जाती है अपने शरीर में, उनको इनसिक्योरिटी महसूस कराई जाती है हमारे एडवर्टाइजिंग के थ्रू। तो बहुत सारे जनरली सवाल इन्हीं सब पे फोकस्ड होते हैं। आजकल हाल में मैं देख रही हूँ कि लोग प्रेगनेंसी और अवॉइडिंग प्रेगनेंसी के बारे में भी बहुत कुछ पूछ रहे हैं। ओके कॉन्ट्रासेप्शन जो पिल्स होती हैं वो सिर्फ लड़कियों के लिए होती है। ओके सो बहुत लोग उसको कॉन्स्टेंटली लेते भी हैं बिकॉज वो एक्टिव होते हैं सेक्सुअली, बट ऐसी कोई चीज़ लड़कों के लिए नहीं बनी है। वाई? ओके, आई एम गोइंग टू आंसर दैट इन 3 पार्ट्स। पहली बात कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो रेगुलर पिल्स होती हैं, जो हर महीने में 21 दिन या 24 दिन खाई जाती हैं, उनमें कोई बुराई नहीं है। हमें बहुत जनरली इनको भी थोड़ा अच्छी PR मार्केटिंग टीम की ज़रूरत है। इनकी मार्केटिंग बहुत गड़बड़ हो गई है। मैं पिछले 3 साल से कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स पे हूँ, इवन दो आई एम नॉट सेक्सुअली एक्टिव, क्योंकि मुझे एंडोमेट्रियोसिस है। तो ये मुझे बहुत हेल्प करता है मेरी कंडीशन में, और ऐसे बहुत सारी मेडिकल कंडीशंस होती हैं जिनमें ये चीज़ बहुत हेल्प करती है। तो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, और कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट्स भी बहुत सारे होते हैं। बट कुछ मिथ्स हैं इनको खूब है, लेकर। भरपूर हैं। मतलब मैंने तो किताब में एक पूरा सेक्शन अपना, मेरी बुक जो आई थी लास्ट ईयर, उसमें एक पूरा सेक्शन मेरा कॉन्ट्रासेप्शन पे ही है। दूसरा पार्ट आया इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन। हम लोग जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं रेगुलर कॉन्ट्रासेप्शन और इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन के बीच में। तो रेगुलर कॉन्ट्रासेप्शन आप ऐसे समझ लो कि डेली आपको ना, पौधे में जो हम पानी डाला करते हैं, डेली हम पौधे में थोड़ा थोड़ा पानी डालते हैं कि बढ़िया उपजाऊ रहे हमारी उसकी मिट्टी और पौधा बढ़िया ग्रो करे, वो आप समझ लो नॉर्मल कॉन्ट्रासेप्शन है। पौधा सूख रहा है और एक बाल्टी भर के पानी डाल दिया, वो हुआ इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन। वो इमरजेंसी में सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए आपने किया। इसको हमें ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, कोई लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। आपने बहुत टीवी में सुना होगा, न्यूज़ में नहीं, सॉरी, इंस्टाग्राम में सुना होगा। इंस्टाग्राम पे सबसे ज़्यादा देखती हूँ मैं ये। इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा आपने सुना होगा कि इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव लेने से लॉन्ग टर्म में इनफर्टिलिटी हो जाती है, यूट्रस सूज जाता है, कुछ नहीं होता है। कुछ भी नहीं होता है। बट बहुत, लाइक आई सेड, एक बाल्टी भर के पानी डालना बहुत सारा होता है, तो हॉर्मोन्स का इतना बड़ा डोज के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। देयर आर नो लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स बट इमीडिएट होते हैं। तो दिस इज़ नॉट अ गुड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन द लॉन्ग रन। तो ये तो हो गया फर्स्ट 2 पार्ट्स। आखिरी पार्ट आया लड़कों के लिए क्यों नहीं है। अभी मैं एक ऐसा फैक्ट बताने वाली हूँ जिससे इस कमरे में हर लड़के के होश उड़ने वाले हैं। सेकेंड, यू आर मेकिंग 1500 स्पर्म। तो ऐसा आप समझ लो कि या तो आप एक टीवी के शोरूम में गए हो, और लड़कियों का ये होता है कि हम महीने में एक बार ओव्यूलेट करते हैं। महीने में एक 24 घंटे की ऐसी वो, मतलब सुनहरा पल आता है जिसमें एग रिलीज होता है, बाहर दुनिया में निकलता है कि मैं भी दुनिया देखूंगा, मैं भी स्पर्म से मिलूंगा। स्पर्म के साथ ऐसा नहीं होता है। आप ऐसा समझ लो कि आपको एक अनोइंग गाना बज रहा है टीवी पे, आपके पास एक सिंपल ऑप्शन है, टीवी उठा के ऑफ कर दो। वर्सेस आप एक शोरूम में गए हो जिसमें 1500 टीवी हैं जो एक साथ वही गाना बजा रहे हैं। ज़्यादा ईजी क्या ऑफ करना है, 1500 टीवी या एक टीवी? सो टेक्निकली it is easier because it's a very small window of action. But बहुत गलत बात भी ये है कि सारा burden of contraception औरतों पे आता है। और इतना अच्छा हमारे पास कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है, कॉन्डम्स, जो कि लड़के पता नहीं क्यों नहीं यूज करते हैं। पूर्व को अभी जस्ट बताया, जब इसने सवाल पूछा, माइक दीजिए, जब इसने सवाल पूछा तो सबसे पहले मैंने पूर्व को वही बताया कि सीधा मैंने बोला कि सब है ही ना, मतलब बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव, क्योंकि तुरंत रिवर्सिबल है। आपने लगाया तो एक्ट करा, आपने उतारा तो रिवर्सिबल हो गया। कोई लॉन्ग टर्म उसका कॉन्ट्रासेप्टिव या बॉडी पे इफेक्ट नहीं है, सस्ता मद्दा टिकाऊ। और लास्ट चीज, कॉन्डम्स एक लौता ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं दुनिया में, ऐसी और कोई डिवाइस नहीं है जो आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से बचा सके। सिर्फ कॉन्डम करता है, और फिर भी लोग कॉन्डम यूज करने से मना कर देते हैं। तो इट्स लेस ऑफ एन इन्वेंशन प्रॉब्लम एंड मोर ऑफ अ यूटिलिटी प्रॉब्लम या इम्प्लीमेंटेशन प्रॉब्लम।
तो कभी ऐसा हुआ है कि प्यार मोहब्बत वाले भी कोई ऐसे कमेंट में आ जाए कि अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, या फिर आप कभी लव गुरु बनी है? ऐसे कभी आपको फील हुआ है कि मैं मतलब लोगों की सवाल के जरिए, मतलब कई बार होते लव गुरु नहीं है, ये सेक्स गुरु है, सेक्सुअल हेल्थ गुरु, प्लीज रीब्रांडिंग। ये लव के टिप्स नहीं देती है, ये प्यार करना मतलब नहीं सिखाती है, ये दूसरी चीजें सिखाती है। मेरा एक सवाल है, ये फोर प्ले क्या होता है? कई लोगों को लगता है कि फोर प्ले मीन्स 4 प्लेयर। तो एक बेटर सेक्सुअल एक्सपीरियंस के लिए फोर प्ले कितना जरूरी होता है? मतलब क्या रोल प्ले करता है और ये होता क्या है? तो हम लोग ना, मतलब मुझे इस शब्द से थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि हम लोग सेक्स को ना ऐसे 2 पार्ट में देखते हैं कि एक होता है पेनिट्रेशन, वो है मेन एक्ट, और उससे सबसे पहले जो कुछ है वो सब फोरप्ले। ऐसा नहीं होता है, सेक्स इज एवरीथिंग, यू नो। फॉर समबडी एनल सेक्स भी सेक्स हो सकता है, फॉर समबडी ओरल सेक्स भी सेक्स हो सकता है, वो पर्सनल है अपना। पेनिट्रेशन से पहले जो भी होता है उसको जनरली लोग फोरप्ले बोलते हैं। ये मुझे थोड़ी सी बकवास बात लगती है, बिकॉज एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि औरतों को पेनिट्रेशन से, वास्ट मेजॉरिटी ऑफ औरतें, उनको पेनिट्रेशन से ऑर्गेज़म नहीं होता है। ऑल ऑफ द बेस्ट स्टडीज वी हैव, ऑल ऑफ द बेस्ट सेक्सुअल मेडिसिन रिसर्च वी हैव, उसके हिसाब से 80% से ज़्यादा औरतें बार पिछले 50 साल से जो रिसर्च आ रही है, हमने बार देखा है कि वो कहते हैं कि पेनिट्रेशन से ऑर्गेज़म नहीं होता है। उनको क्लिटोरिस पे फोकस चाहिए होता है, चाहे वो ओरल सेक्स से हो, चाहे वो फिंगर्स से हो, चाहे वो मैस्टरबेशन टॉयज से हो, चाहे वो कुछ भी करके हो। तो आपने इसको पेनिट्रेशन को मेन एक्ट बना के, मतलब आपने नहीं, जनरल जनता ने पेनिट्रेशन को मेन एक्ट बना के जो भी चीज़ें हैं जिससे औरतों को ऑर्गेज़म हो रहा है उसको फोरप्ले बना के, मतलब एपेटाइजर बना के, और उसको मेन कोर्स बना के इसकी तो वैल्यू कम कर दी ना। तो इसी वजह से अनफॉर्चुनेटली हम एक चीज़ जिसको कहते हैं ऑर्गेज़म गैप, कि हेट्रोसेक्सुअल लोगों में बहुत बार देखा गया है कि औरतें ऑन एवरेज बहुत कम ऑर्गेज़म करती हैं कंपेयर टू आदमी। वही अगर एक आदमी को पेनिट्रेशन या पीनस के स्ट्रोक करने से जो ऑर्गेज़म हो रहा है, वही आप उसकी पीठ पे खुजली करके बोलते हो गया ऑर्गेज़म, तो नहीं होगा ना। तो जो नाइटफॉल है वो एक प्रॉब्लम है भी या फिर नहीं है? नाइटफॉल एक रेगुलर सेक्सुअल डेवलपमेंट का एक नॉर्मल पार्ट होता है। काफ़ी सारे लोग ये एक्सपीरियंस करते हैं कि जब वो मैस्टरबेशन से अपने आप को रोकते हैं तो नाइटफॉल का रेट बढ़ जाता है, क्योंकि स्पर्म बन रहा है, सीमेन बन रहा है, या तो उसको आप अपने आप से निकाल दो या रात में वो खुद से बह के निकल जाएगा। तो अर्ली ईयर्स में, प्यूबर्टी के टाइम पे, तो जब बॉडी खुद ही समझ रही होती है कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है, इसको कैसे समझना है, तो अर्ली ईयर्स में होता है ये, दैट इज़ अ नॉर्मल पार्ट। बट बड़े होके अगर ये बार हो रहा है, इट इज़ प्रॉबेबली बिकॉज वो इजैकुलेट नहीं कर रहे हैं रेगुलर इंटरवल्स पे, तो वो शरीर को अपने पाइप साफ रखने का तरीका है बेसिकली। कोई इसमें गड़बड़ बात नहीं है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ऑब्वियसली अगर किसी को इससे इशू हो रहा है एंड दे आर नॉट कंफर्टेबल विद इट, तो वो अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं, हम एक्सरसाइजेज सिखा सकते हैं, 50 चीज़ें होती हैं। बट बाय इट सेल्फ ये कोई गड़बड़ बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस मेंटेनेंस है, ऐसे समझ लें। अगर हम पहली बार सेक्स करते हैं तो इज़ इट नेसेसरी कि वो पेनफुल होना चाहिए? एंड अगर बार भी कर रहे हैं एंड बहुत सारी औरतें ऐसी होती हैं जिन्हें सेक्स के बाद पेन होता है या ड्यूरिंग, तो वो क्यों होता है? तो पहली बार सेक्स पेनफुल नहीं होना चाहिए अगर सही से किया जा रहा है। अगर पेन हो रहा है मतलब द वुमन इज़ नॉट टर्न्ड ऑन इनफ, उनको एडिक्वेट ये करने का समय नहीं मिला है, दरवाज़ा खुला ही नहीं है अभी तक, दरवाज़ा खुला नहीं है, उसमें ज़बरदस्ती घुस जाओगे तो चोट तो लगेगी ही ना। तो फर्स्ट टाइम पेन नहीं होना चाहिए। बट कमिंग बैक टू दिस, मैं इसको ख़त्म कर देती हूँ, फिर मैं पेन वाले क्वेश्चन पे आती हूँ। हम एज डॉक्टर्स किसी के वजाइना को देख के ये नहीं कह सकते वर्जिन है या नहीं है। हाइमन्स के रेमिनेंट या हाइमन के पार्ट डिलीवरी के टाइम तक दिखते हैं। तो हाइमन, ये बहुत ही बकवास बात है, ये बहुत ही बेवकूफ़ी की बात है जो हमारे हिस्ट्री में पता नहीं करोड़ों साल से चलती चली आ रही है कि औरत की वर्जिनिटी पता चल सकती है। सीरियल्स में भी दिखता है, इवन प्रॉपर बेड रेड ब्लड्स दिखे तो हमारी बहू वाइट शीट की वो होती है, रस्म होती है। अभी भी होता है, अभी भी आप अगर यूपी में भी कई जगह है, कई सारे गाँव में वहाँ भी होता है। हरियाणा आज एक लड़का डेट कर रहा है एक स्किनी गर्ल को, पतली गर्ल को कह लो आप, 6 महीने बाद वो डेट कर रहा है एक लड़की जो थोड़ी सी हेल्दी है, हाँ। वेट पुट ऑन हुआ होगा, हाँ। तो जब वो व्हेन दे आर मेकिंग लव, जब पूरी प्रोसेस हो रही हो, तो क्या उस टाइम पे कुछ चीजें होती हैं कि लड़की को खुश करने के लिए बदलाव करने होते हैं, या कुछ
अलग चीजें करनी होती हैं? आई थिंक मेन थॉट ऐसे आप समझ लो, आप आइकिया गए हैं और आपने एक टेबल खरीदी। आइकिया गए हैं, जो फर्नीचर की दुकान होती है। आपने एक टेबल खरीदी, तो आइकिया की खासियत ये होती है कि आपको पार्ट्स मिलते हैं, आपको बनी हुई टेबल नहीं मिलती है। और पार्ट्स के साथ आपको मिलती है असेंबली के इंस्ट्रक्शंस कि भाई ये ऊपर का पल्ला है, ये साइड का पल्ला है, ये पेच दे दिए हैं, ये वाला ए पेच इधर जाएगा, ये सी पेच इधर जाएगा। तो आप ऐसा समझ लो कि आप आइकिया में जाके 2 तरह की टेबल खरीद सकते हैं। ठीक है। दोनों तरह के टेबल के अलग अलग इंस्ट्रक्शंस होंगे। इंस्ट्रक्शंस आपको सिर्फ टेबल बताएगी या टेबल के अंदर का डब्बा बताएगा, कोई जनरलाइज इंस्ट्रक्शन नहीं होगा। क्योंकि आइकिया से अगर आपने लाल रंग की टेबल ली तो उसके ये इंस्ट्रक्शंस आएंगे, और आपने पीले रंग की टेबल ली तो उसके ये इंस्ट्रक्शंस आएंगे। बेसिकली हर इंसान अलग होता है, हर इंसान की लाइक्स, डिसलाइक्स, प्रेफरेंसेस अलग होती हैं। तो जनरल एडवाइस, ऐसे ब्लैंकेट एडवाइस देना बहुत मुश्किल है। बेस्ट थिंग ऑलवेज इन एनी सेक्सुअल हेल्थ कॉन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन। अगर आप कम्युनिकेट करें, आपको सब समझ में आ जाएगा, आपकी सारी प्रॉब्लम्स एक बार में हल हो जाएंगी। वो जैसे टीवी पे ऐड आते हैं ना सारे दुखों की जड़ी बूटी और या हल जो भी हो। तो कम्युनिकेशन अगर आप करें तो आपको एग्जैक्ट प्रेफरेंसेस समझ में आ जाएंगे, एंड दैट्स हाउ यू कैन टेलर इट। 2 people can have very similar likes, 2 people can have very similar dislikes at the same time. ट्विंस के भी लाइक्स डिसलाइक्स बहुत अलग हो सकते हैं। सो आई थिंक इट्स अ इंडिविजुअल कॉन्वर्सेशन। तो आप मतलब ये कहना चाह रही है कि जो लव मेकिंग प्रोसेस है वो बॉडीज पे डिपेंड नहीं करती कि कोई पतला है, मोटा है, लंबा है, छोटा है, मतलब वो सब चीज़ों पे डिपेंड नहीं करती? बिल्कुल भी नहीं। जैसे खाना मतलब आपका अगर मुंह छोटा है और आपका मुंह बड़ा है तो आप खाना तो अलग नहीं कर देंगे ना उसके हिसाब से। तो ये वही है मुंह चाहे जैसा भी हो, खाना तो खाना है। किसी लड़की ने जब वर्जिनिटी लूज की है तब उसको काफी ज्यादा ब्लीडिंग होगी, जस्ट लाइक की पीरियड्स की तरह, तो वो भी एक मेडिकल कंडीशन है। बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग भी नॉर्मल नहीं है। तो जो हाइमेन होता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं। तो अगर ब्लीडिंग हो रही है मतलब वजाइना में चोट लगी है। जब ब्लड वेसल्स होंगी वो टूटेंगे तभी तो खून निकलेगा। जब ब्लड वेसल्स नहीं है तो क्यों खून निकल रहा है? तो ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है जिसे हमें ख़त्म करना है। दैट इज़ नॉट टू से कि किसी को भी ब्लीडिंग नहीं होती है। आप बहुत टर्न डाउन हो सकते हैं, फिर भी कुछ लोग को ब्लीडिंग होती है। बट अगर बहुत ज़्यादा हो रही है देन इट शुड बी इन्वेस्टिगेटेड, क्योंकि वजाइना के अंदर पॉलिप्स हो सकते हैं, माने छोटी छोटी ऐसे गांठ टाइप की बन सकती है। गांठ तो नहीं कहूँगी मैं, बट छोटा टिश्यू का एक बंच बन सकता है जो ब्लीड कर सकता है। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। कमिंग बैक टू द पेन क्वेश्चन, सेक्स में पेन नहीं होना चाहिए। अगर हो रहा है तो फर्स्ट थिंग इज़ टू फोकस ऑन कि आप एडिक्वेटली अराउज्ड हैं, आप टर्न्ड ऑन हैं। उसके बाद भी अगर हो रहा है तो ये भी हो सकता है कि हमारे यहाँ लुब्रिकेशन जो नेचुरल होता है, जैसे आदमियों में इरेक्शन एक साइन होता है अराउज्ड होने का, जैसे औरतों में वेट हो जाना, मॉइस्चर, वो एक्चुअल नेचुरल लुब्रिकेशन सिक्रीट होना, वो होता है। अगर यही घड़ी मेरे हाथ में छोटी आ रही हो और मैं ऐसे पहनने की कोशिश करूँ तो मुझे दर्द होएगा, चढ़ने में दिक्कत होएगी। इसी पे मैं अगर साबुन लगा लूँ, स्लिपरी हो जाएगा, लुब्रिकेंट आ जाएगा, तो ये आराम से चढ़ जाएगी। दैट्स द सेम पॉइंट। तो अगर लुब्रिकेशन की कमी हो रही है हार्मोनल चेंज की वजह से, या कभी हो ही जाती है, ऐसी हो जाती है हवा में, तो लुब्रिकेंट भी ऐड कर सकते हैं। अगर इन चीज़ों के बाद भी पेन है तो इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है। बहुत सारी मेडिकल कंडीशंस होती हैं। वजाइना में सूजन हो सकती है, पेल्विस में इन्फ्लेमेशन हो सकता है, बहुत STIs हो सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से सेक्स पेनफुल हो सकता है। लड़के मास्टरबेट करते हैं, ये नॉर्मली बात कर लेते हैं, ठीक है। लड़कियां मास्टरबेट करती हैं, सो उस अगर लड़कियां कंटिन्यू मास्टरबेट करती हैं तो उसके कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, लड़कियों की बॉडी में दिखते हैं, ऐसा कुछ होता है? वो अपने शरीर को और अपने सेक्सुअल प्लेजर को बहुत अच्छे से समझ जाती है, ये साइड इफेक्ट होता है। और फिर लड़कों को लगता है ये बच्चा हो गए हैं क्योंकि उनको सेक्स से मजा नहीं आ रहा है। exactly. ये होता है, अगर बहुत होता है, ये होता नहीं है कि मतलब उनको बच्चलन समझा जाता है। नहीं बट आपके शरीर में कि, मैस्टरबेशन से कोई चेंजेस नहीं आते। क्योंकि कुछ लड़कियां हैं जिनके साथ ऐसा होता है कि दे आर एडिक्टेड टू मास्टरबेशन बट नॉट हैविंग सेक्स। हाँ, राइट। क्योंकि सेक्स से प्लेजर नहीं मिलता है ना अक्सर, क्योंकि उनको पार्टनर्स को पता ही नहीं होता है कि प्लेजर क्लिटोरिस से आ रहा है। और जब हमें पता चल गया तो पार्टनर चेंज नहीं, पार्टनर एजुकेशन। पार्टनर को बैठा के समझाना है कि, और अगर वो नहीं समझ पा रहा तो फिर किसी एजुकेटेड पार्टनर के पास जाओ, ये भी तो हो सकता है। नहीं, मतलब पार्टनर को एजुकेट किया जा सकता है। अगर पार्टनर को सीधी सीधी ये बात समझानी कि खुजली मेरे यहाँ हो रही है, तुम यहाँ खुजली कर रहे हो, इससे कुछ नहीं होने वाला है। तो आई थिंक एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन इज एट द एंड ऑफ द डे।
या तो मैंने एक चीज देखी कि जो मिडिल एज्ड मेंस हैं उनके अंदर एक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है कि जैसे अगर हम कई बार ऐसा होता है कि हमें ऑर्गेजम पहले आ जाता है लेकिन इजैकुलेशन नहीं होती, तो बेसिकली ये क्या प्रॉब्लम होती है? कई लोगों के साथ ऐसा होता है जो मिडिल एज में जो मेंस हैं उनको ये प्रॉब्लम आती है। तो बेसिकली वो ड्राई एक वर्ड टर्म यूज करते हैं, लेकिन ड्राई ऑर्गेजम, हाँ ड्राई ऑर्गेजम जो है What is dry वो वर्ड orgasm? यूज करते हैं। तो ये क्या प्रॉब्लम है आखिर? ये मतलब क्या इसके पीछे का रीजन क्या है और इससे क्या ये नॉर्मल चीज है हमारे लिए या फिर ये अगर ज्यादा दिन तक रहती है तो इससे कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है बॉडी में? तो कुछ लोग इसके लिए ट्रेन करते हैं ताकि उनका एजैकुलेशन ना हो बट वो ऑर्गेजम एक्सपीरियंस कर सकें। तो देन ड्राई ऑर्गेजम तो मतलब डिज़ायर्ड चीज़ है। जो लोग नहीं करते हैं और उनमें इशू आ रहा है, उसमें एक प्रॉब्लम हो सकती है जिसको हम बोलते हैं रेट्रोग्रेड एजैकुलेशन। उसमें ये होता है कि पीनस में ना एक ही पाइप होता है, उसी पाइप से एजैकुलेशन भी होता है, उसी से यूरिन भी निकलता है। और जैसे हमारे गले में एक एपिग्लॉटिस होती है ये देखने के लिए कि खाते समय हमारा फूड जो है विंड पाइप में ना चला जाए, फूड पाइप में रहे, वो एपिग्लॉटिस एक ढक्कन लगा देता है विंड पाइप के ऊपर ताकि जो भी हमने खाया वो पीछे फूड पाइप से अंदर जाए। इसी तरह से हमारे ब्लैडर और पीनस के बीच में भी एक मैकेनिज्म होता है। तो जब एजैकुलेशन होता है ब्लैडर में एक मसल होती है, मसल क्या एक दरवाज़ा होता है, वो बंद हो जाता है कि गलती से भी ये एजैकुलेट ब्लैडर के अंदर ना चला जाए। बट कुछ प्रैक्टिसेस की वजह से, कभी कभी मसल वीकनेस की वजह से, कभी कभी मेडिकल इश्यूज स्पेशली डायबिटीज़ की वजह से ऐसा हो सकता है कि ये मसल ढीली हो जाती है। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग आउट एक रास्ता वो पीछे वापस आ जाता है, वो ब्लैडर में यूरिन के साथ मिक्स हो जाता है। इसको हम बोलते हैं रेट्रोग्रेड। रेट्रो माने उल्टा, ग्रेड माने डायरेक्शन। तो उल्टे डायरेक्शन में एजैकुलेशन होने लगता है और ब्लैडर के अंदर भरने लगता है। तो अगर ऐसा हो रहा है एंड यू आर नॉट ट्राइंग फॉर इट, तो आप एक यूरोलॉजिस्ट या एंड्रोलॉजिस्ट से बात कर सकते हैं जो कि इसको हेल्प कर सके, समझ सके ऐसा क्यों हो रहा है, क्या वीकनेस है, क्या इशू आ रहा है, कोई पैदाइशी इशू तो नहीं है, कोई नया इशू डेवलप हुआ है, कोई मेडिसिन है। बट काफ़ी लोग इसके लिए ट्रेन भी करते हैं, तो इट्स डिफ़िकल्ट टू आंसर कि क्यों हो रहा है, किसके लिए, कैसे हो रहा है। मतलब कुछ सेटिस्फैक्शन के लिए जो सेक्सुअल पोजेज हैं, क्या वो भी कुछ ऐसे पोजेज होते हैं कि अगर मुझे अपने गर्लफ्रेंड को सेटिस्फाई करना है तो कुछ पर्टिकुलर पोजेज अगर मैं उसके साथ परफॉर्म कर रहा हूँ, तो क्या ऐसे बहुत सारे आजकल मिथ्स भी आ रहे हैं कि ये पोजीशंस ट्राई करो या फिर कुछ और, तो ये चीजें मतलब कितना इसका करण में वरुण धवन ने बोला था ना कि कुछ पोजेस, तो अनिल कपूर ने कहा था मैंने तो सुने भी नहीं है, कुछ बटरफ्लाई, हेलीकॉप्टर, ये सब भी कुछ चीजें उसने बोला था ना वरुण धवन ने। आप अलग से देखते हो मेरे शो? नहीं, कॉफी विद करण तो सभी देखते हैं, तो यहाँ अभी तक तो देखे उसमें पूरा डिस्कशन होता है इस मुद्दे पे। वरुण धवन ने पोजेस बताए थे और मतलब अनिल कपूर तो देख रहा था, बट आई थिंक करण जोहर को पोजेस पता थे शायद। हाँ वो उसको पता हो सकता है। हाँ आप देखिएगा वो एपिसोड। सो द क्वेश्चन इज, आप समझ की क्वेश्चन? हाँ, कि पोजेस से ऑर्गेज्म और सेक्सुअल प्लेजर पे कितना फर्क पड़ता है। क्लिटरिस पे सब मैटर करता है। अगर कोई ऐसा पोजीशन है जिसमें क्लिटरिस स्टिमुलेट हो सकती है, मतलब अगर ये वल्वा है तो ये उसका टॉप पार्ट है क्लिटरिस। अगर कोई ऐसी पोजीशन है जिसमें आप हाथ से क्लिटरिस स्टिमुलेट कर सकते हैं तो ठीक है। बट अगेन द इम्पॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज कि ज़्यादातर लोगों को पेनिट्रेशन से ऑर्गेज्म नहीं होता है। तो आप छत से उल्टा लटक के भी सेक्स कर लीजिए तो ज़रूरी नहीं है कि उससे ऑर्गेज्म होए। मतलब आपको जितनी एथलेटिक्स करनी है आप कर लीजिए, जब तक आपने क्लिटरिस पे फोकस नहीं किया। और इट्स वेरी इंडिविजुअल, पार्टनर से बात करके पता चलेगा। क्योंकि हमारा ये मिथ्स का था तो मैं कुछ फटाफट वाले क्वेश्चंस करूंगी क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मिथ्स हैं जो कि बहुत छोटे से हैं। लाइक क्या प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स करना सेफ है? अगर आपकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी नहीं है तो आप कर सकते हैं। ओके। क्या पीरियड्स के दौरान सेक्स करने से प्रेग्नेंट हो सकते हैं? प्रेगनेंसी का रिस्क कभी भी हो सकता है, ऐसे कभी भरोसा ना करें, हमेशा कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करें। बट हाँ, पीरियड लाइकलीहुड बहुत कम है बट हो सकता है। अच्छा, बहुत लोग बोलते हैं पपीता, जैसे नॉर्मली घर के जो बुजुर्ग होते हैं वो कहते हैं पपीता खाने से अबॉर्शन हो जाएगा। इज दैट ट्रू? रॉ पपाया अर्ली प्रेगनेंसी में अवॉइड करें, बट ऐसा कोई खाना नहीं होता है जिससे अबॉर्शन होता है। ओके। कुछ और क्वेश्चन है, जैसे कि बहुत लोग कहते हैं, इवन मेरी दीदी जब प्रेग्नेंट थी तब उनकी सास कहा करती कि दबा के घी खाओ नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। इज दैट ट्रू? क्या इससे कोई मेडिकल कंडीशन पैदा हो जाएगी फिर? हमें पहली चीज ये नॉर्मल डिलीवरी का जो नॉर्मल डिलीवरी, एग्जैक्टली ये बोलते हैं नॉर्मल डिलीवरी होगी, दबा के घी खाओ। अब नॉर्मल होता है, मैं सिजेरियन थी, मैं तो नॉर्मल ही हूँ। मैं भी नॉर्मल हूँ। तो पहले हमें ये नॉर्मल डिलीवरी का अपने दिमाग से भ्रम हटाना है। सिजेरियन डिलीवरी में कोई ख़राब बात नहीं होती है, मेडिकल इंटरवेंशन होता है वो, पहली बात। दूसरी बात,
इतना दबा के घी खाने से बहुत इश्यूज हो सकते हैं, प्रेगनेंसी रिलेटेड हाइपरटेंशन हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ सकता है, बच्चे की जान को खतरा हो सकता है, माँ की जान को खतरा हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि प्रेगनेंसी में आप 2 लोगों के लिए खा रहे हैं क्योंकि वो बच्चा इतना बड़ा है अभी। तो एडिक्वेट खाइए, न्यूट्रिशनिस्ट से बात करके खाइए, अपना प्रोटीन पे फोकस रखिए, हीमोग्लोबिन आयरन खूब ध्यान रखें और दबा के घी ना खाएं। ओके, तो फिर एक और सवाल कि जी स्पॉट नाम की कोई चीज़ होती है? इसका आंसर बहुत लंबा है जो कि मेरी बुक में कवर्ड है बट नो नॉट रियली। मेन क्लिटरिस होता है, क्लिटरिस का जो अंदर का पार्ट होता है वो कभी कभी स्टिमुलेट हो जाता है जिसको हम समझते हैं जी स्पॉट है, बट एक्चुअली जी स्पॉट कुछ नहीं होता। ओके, क्या जैसे बहुत लोग होते हैं कि किसी को एक ही बार ऑर्गेज्म नहीं मिलता और लड़कियां मल्टीपल ऑर्गेज्म भी करती है, व्हाट डू यू थिंक? मल्टीपल ऑर्गेज्म का मतलब ये नहीं होता है कि वो एक ऑर्गेज्म हो रहा है उसके ऊपर एक और ऑर्गेज्म, वो ऑर्गेज्म का लजानिया नहीं है। ओके, मल्टीपल ऑर्गेज्म का मतलब ये होता है कि आदमियों को ऑर्गेज्म होने के बाद एक रिफ्रैक्टरी पीरियड यानी कि एक रेस्टिंग पीरियड होता है, Okay. जिसमें वो ऐसे समझ लो उनकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, तो बैटरी फिर से चार्ज होने में समय लगता है। औरतों में वो समय बहुत कम होता है, आदमियों में वो समय ऑन एवरेज 30 मिनट 1 घंटा होता है, औरतों में 10 मिनट होता है। तो आप यू कैन, दैट इज व्हाट इज मेंट बाय मल्टीपल ऑर्गेज्म, ये नहीं कि एक के ऊपर एक के ऊपर एक। या सो आई थिंक ये सम अप करते ही काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे और आई गेस जो सेक्स के जुड़े हमारे मिथ्स थे आज बहुत सारे टूट गए होंगे लोगों के, जो भरम आपने अपने दिमाग में पाल रखे होंगे। तो आई गेस इसे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। Thank you for having me and thank you for talking about the clitoris. इस शो का बस एक ही मकसद है, ब्रेक द टैबू एंड मेक यू अवेयर। इसलिए अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो हमारी मेल ID n24such@gmail.com पर सेंड करें।